हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेस में। दोस्तों ये हिंदी की पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें सबसे शुरू से बताया गया है हिंदी का विकास, भाषा, हर एक चीज़ को डीप में बताया गया है। तो पार्ट 1 वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए ताकि और लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ सके। देखिए सबसे पहले था क्या हमारा अपभ्रंश। ठीक है, स्वर श्रेणी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर जो बोली आती है, जैसे मैंने बोला था बक बक है, तो बक बक है उसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता था खड़ी बोली। ठीक है, तो खड़ी बोली को सबसे पहले देखेंगे। तो उसमें खड़ी बोली को देख लेते हैं कि सबसे पहले खड़ी बोली जो कि कौरवी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका देखिए, इसका दूसरा नाम, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। इस बात को पॉइंट नोट करिएगा, खड़ी बोली को कौरवी भी बोलते हैं। देखिए कुछ लोग इसके अन्य नाम हिंदुस्तानी नागरी, ठीक है, इसका नागरी भी बोला जाता है, खड़ी बोली को नागरी भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी हम सरहिंद भी मानते हैं। ठीक है, सरहिंदी भी इसको बोला जाता है। इसका उद्भव स्वर श्रेणी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। इस बात को नोट कर लीजिए कि आपको पता ही है कि पश्चिमी हिंदी स्वर श्रेणी अपभ्रंश से उदित हुआ है, तो ये उत्तरी रूप से हुआ है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा अर्थ होता है। तो देखिए दो अर्थों में किया जाता है। देखिए कैसे कैसे साहित्य हिंदी में भी खड़ी बोली का यूज किया जाता है। दिल्ली मेरठ के आसपास के लोक बोली खड़ी बोली की दो प्रधान बोलियां है, जैसे कि बिजनौर की खड़ी बोली हो गया और मेरठ की खड़ी बोली हो गई। ठीक है, ये दोनों इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें, आज संस्कृत के युक्त खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आज संस्कृत युक्त खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा है। आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो वो क्वेश्चन 100% गलत होगा। ठीक है, क्योंकि भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का राजभाषा है। ठीक है, तो भारत का जो राजभाषा है वो मानक हिंदी स्वर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की संस्कृतनिष्ठ मानक खड़ी बोली, जिसको कौरवी को राजभाषा हिंदी के रूप में मान्यता दी गई है। आप इस बात को याद रखिएगा। किसको? तो खड़ी बोली को राजभाषा हिंदी के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है ना, खड़ी बोली को ही राजभाषा बनाया गया है। देखिए अब नेक्स्ट बात आता है, खड़ी बोली का प्रतिनिष्ठित रूप वर्तमान हिंदी है। मतलब कि जो पहले खड़ी बोली था वही आज वर्तमान में हिंदी है, जो पत्र पत्रिकाएं, शिक्षा, प्रसारण, व्यापार तथा सूचना संचार में प्रयुक्त की जाती है। जैसे मैंने बताया था कि अखबार हो गया, ठीक है, शिक्षा में जो पढ़ाया जाता है हिंदी, जो आधुनिक हिंदी है वो हमारा वो खड़ी बोली से ही निर्मित है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, खड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ कहाँ पे, मतलब कि खड़ी बोली कहाँ कहाँ पे बोला जाता था। तो सबसे पहले बात करें देहरादून का मैदानी भाग, वहाँ पे खड़ी बोली का क्षेत्र माना जाता है। सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग भी इसमें आ जाता है, और बिजनौर हुआ, रामपुर और मुरादाबाद, ये खड़ी बोली का क्षेत्र है। खड़ी बोली की विशेषता क्या है, कैसे पहचानेंगे खड़ी बोली थी? तो देखिए विशेषताएं इसका समझते हैं। खड़ी बोली में आय जो होता था आओ, वो ध्वनियों के साथ खड़ी बोली में ए ओ हो जाता था। ठीक है, जो आय आओ था वो ए ऊ में ध्वनिया में मिलती थी। जैसे कि यथा बोला, जैसे कि यथा हम देख लेते हैं, और का और बोलते थे लोग। ठीक है, खड़ी बोली में और का और बोलते हैं। ठीक है, और हैं के स्थान पे हे बोलते हैं। जैसे कि हैं बोलना होगा तो खड़ी बोली में हे बोलते थे। चलिए हिंदी में न ध्वनियों का स्थान पे खड़ी बोली में अड़ा बोलते हैं। जैसे कि खड़ा करके बोल जाए, जैसे पानी नहीं बोलते थे, पाड़ी बोलते थे। ठीक है, पाड़ी, तो इसमें बोली को खड़ा बोलते थे, इसलिए इसको खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है, खड़ा करके बोली बोलते थे। देखिए यह था, देखिए सुनना का बोलते थे सुनड़ा, मतलब कि न के जगह पे अण का प्रयोग करते थे। ठीक है, न के जगह पर अण का प्रयोग करते थे, इसीलिए ये पहचान में आती थी कि खड़ी बोली है। अब बात करें साहित्य हिंदी की, ठीक है, ड ढ ध्वनिया, ठीक है, ड ढ ध्वनिया खड़ी बोली में ड ढ हो जाती थी। जैसे कि बड़ा लिखना चाहिए बड़ा लिखते थे, चढ़ा लिखना चाहिए तो चढ़ा लिखते थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ब्रज भाषा की, जो कि सेकेंड नंबर है। ठीक है, ब्रज भाषा की हम लोग बात करें तो ये जो कि पहला नंबर या दूसरा नंबर मान लीजिए, जैसे कि हमने बताया था बक बक है। ठीक है, तो बी से ब्रज भाषा, के से कौरवी, या फिर ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ब्रज भाषा। ठीक है, तो ब्रज भाषा की
ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रज भाषा कहा जाता था। मतलब कि जो ब्रज प्रदेश था उसमें जो भाषा बोला जाता था उसको ब्रज भाषा कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में ब्रज शब्द का प्रयोग पशुओं या गायों, ठीक है, का समूह चारागाह के लिए होता था। मतलब ब्रज मतलब क्या होता था, तो पशुओं या फिर जो गायों का समूह होता था चारागाह के लिए होता था। ठीक है, चारागाह के लिए। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से तो पता ही है सबको ये हुआ है। शौरसेनी में 5 थे। ठीक है, बक है, जैसे कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली और हरियाणवी, ये पांचों शौरसेनी अपभ्रंश के थे। लेकिन शौरसेनी में ये मध्यवर्ती रूप का था। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। गंगा यमुना के मध्य की भाषा होने के कारण डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे अंतर्वेदी नाम दिया है। ठीक है, मतलब कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे अंतर्वेदी नाम दिया है। किसे? ब्रज भाषा को। ये गंगा यमुना के मध्य में बोला जाता था भाषा, इसीलिए इसको अंतर्वेदी भाषा बोला जाता है। ठीक है, इसके अन्य नाम था ब्रजी भी इसको बोला जाता था, ब्रिज भी बोला जाता था, बिजकी भी बोला जाता था, और भाषा जो मणि माधुरी एवं नाग भाषा इसको और भी नामों से जाना जाता था। चलिए देखते हैं कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कहाँ पर है। तो ब्रज भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती थी, तो पहला नंबर पर आता है मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली आदि ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। मतलब कि इन जगहों पे ब्रज भाषा बोला जाता था। अब समझना ये है कि ब्रज भाषा की विशेषता क्या है, कैसे समझेंगे कि ये ब्रज भाषा है। जैसे कि खड़ी बोली को समझे थे कि नौकोड़ा बोलते थे, इसमें भी समझेंगे। देखिए इनमें तीनों स, जो स होता है तालाबी स, पेटफरुआ स, डांटी स, इसमें केवल स का प्रयोग करते थे। मतलब तीनों स को मिलाकर एक ही स लिखते थे। ठीक है, और री जो होता था, हम लोग ऐसे री बनाते हैं, इनके जगह पे आर में मतलब कि र में छोटी की मात्रा लगाते थे, ये री बोलते थे। ठीक है, अब बात करते हैं व की। तो देखिए व के स्थान पर म का प्रचलन होता था। जैसे कि पाएंगे बोलना होगा तो पामेंगे बोलते थे। ठीक है, इसी से ये पहचान होता था कि हमारा क्या है, ब्रज भाषा है। अ के स्थान पर न, जैसे कि हमने इससे पहले वाला में देखा था जो खड़ी बोली थी उसमें न का अण बोला जाता था। ठीक है, लेकिन ब्रज भाषा में अणों को न बोला जाता था। जैसे कि इसमें प्रवीण को प्रवीण बोला जाएगा। ठीक है, और मतलब कि सीधा उल्टा हो जाएगा इसमें। और ढ को र, ल के स्थान पर र का प्रयोग मिलता था। जैसे कि कड़ी का करी बोलते थे। ठीक है, उलझ का उरज बोलते थे, इसीलिए इसकी पहचान हो पाती थी आसानी से। अब देखते हैं कि खड़ी बोली के आक्रांत, मतलब कि आक्रांत जिसमें आ आता है, आक्रांत संज्ञाओं के स्थान पे औक्रांत संज्ञाएं मिलती है। आक्रांत मतलब जिसके अंत में आ आता है, लेकिन इसमें औ आता होता। यथा हमारे स्थान पर हमराव बोलते हैं, हम राव, उनके स्थान पे उनकाव बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा अंतर आ जाता था ऐसे में। ठीक है, उनके के लिए उनकाव बोलते थे और हमारा के लिए हमराय बोलते थे। मतलब कि आ का जो लास्ट में आ आता है उसे आक्रांत बोलते हैं, और जो लास्ट में अ आता है उसे औक्रांत बोलते हैं। ठीक है, और अ आएगा तो अक्रांत बोलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, साहित्य तथा लोक साहित्य के क्षेत्र में यह भाषा बहुत ही संपन्न है। इसके प्रमुख कवि, देखिए अष्टचाप के समस्त कवि इस मतलब भाषा के कवि थे। रहीम भी इसी भाषा के कवि थे। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता था रहीम किस भाषा से संबंधित थे। ठीक है, सूरदास ब्रज भाषा से ही थे। रसखान भी इसी भाषा से संबंधित है। बिहारी, देव रत्नाकर, सत्यनारायण, कवि रत्न, इन भाषा पे मतलब जैसे कि इन भाषा में जो भी पुस्तकें लिखी है इन्होंने इसी भाषा में लिखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें हरियाणवी की बात। तो हरियाणवी क्या है, देखिए हरियाणवी जो भाषा है वो भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही है। तो इसका अन्य नाम वांगड़ू भी बोला जाता है। ठीक है, हरियाणवी को वांगड़ू भी बोला जाता है। हरियाणवी का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, कुछ लोग इसे हरियाणी या फिर हरियाणी भी बोलते हैं। मतलब कुछ देश भाषा के नाते देशाणी भी कहते हैं। ठीक है, कुछ देश के भाषा के नाते इसे देशाणी भी कहते हैं। जो रोहतक व दिल्ली के जाटू के नाम पर यह जादू तथा बांगर प्रदेश के संबंध होने के कारण इसे बांगरू भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हरियाणवी को वांगड़ू या फिर बांगड़ू भी बोला जाता है। इसको हरियाणी या फिर हरियाणी भी बोला जाता है। ठीक है, इसको देसाणी भी कहते हैं। इतना सारा नाम है हरियाणवी का। अब बात करते हैं हरियाणवी भाषा का क्षेत्र, मतलब कि हरियाणवी कहाँ कहाँ बोला जाता था। तो सबसे पहले इसका नाम से ही पता चलता है कि हरियाणा में तो फाइनल बोला ही जाता था। साथ साथ
हिंदी की देहाती, जो दिल्ली की देहाती भाग है वहाँ पर भी। करनाल में भी इसको बोला जाता था। रोहतक, हिसार, पटियाला, जींद और नाभा, इन सब क्षेत्रों में हरियाणवी बोला जाता था। अब बात करते हैं हरियाणवी की विशेषता क्या है। तो देखिए इसकी विशेषता है कि न के स्थान पे अणा बोलते थे, ठीक है। जैसे कि अपना का अपना, जैसे कि खड़ी बोली बोला जाता था खाड़ा, वैसे ये भी बोला जाता है। पता है हरियाणा में जाएंगे तो ऐसे ही बोलते थे, ठीक है। ये भी इसका ये प्रयोग होता था, जैसे कि बड़ा बोलता था तो बड़ा, मतलब खड़ी बोली जैसे इसको सेम बोला जाता था। ध्वनि लोप की प्रवृत्ति अधिक थी, ठीक है, लोप कर देते थे ध्वनि की। अंगूठा की बात करें तो अंगूठा बोलना है तो इसमें अंग का लोप हो जाता था, गूठा बोलते थे, ठीक है, बस गूठा बोलते थे, अंगूठा नहीं बोलते थे, बस इसको अंग को खा जाते थे मुंह में ही, इससे गूठा बस मुंह से निकलता था। एक रिक्त की, जैसे कि इक बोलना है इकतिस्त, तो बस कतिस्त बोलते थे। इनमें से लोक साहित्य भी उपलब्ध थी, इसमें लोक साहित्य भी लिखा जाता था, ठीक है। अब बुंदेली की बात करें तो पता ही है कि हम लोग सौरसेनी अपभ्रंश पढ़ रहे हैं, तो इसका भी विकास जाहिर सी बात है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह बुंदेल राजपूतों के क्षेत्र बुंदेलखंड की बोली है, ठीक है। ये बुंदेल राजपूत द्वारा बोला जाता था जो बुंदेलखंड में रहते थे। बुंदेली भाषा का क्षेत्र देखें, बहुत बड़ा क्षेत्र है। देखिए पूरा उत्तर प्रदेश आ जाएगा इसमें, और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित झांसी हो गया, ठीक है, छतरपुर, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, होशंगाबाद, ठीक है, के आसपास के क्षेत्र, मतलब कि होशंगाबाद के आसपास के क्षेत्र थे। जो बुंदेली भाषा का क्षेत्र था वो क्या था, ये सब जो है, ये सब मतलब कि छतरपुर, जनावल, ये सब था, ये बुंदेली भाषा का क्षेत्र है। इसमें लोक साहित्य की प्रचुरता काफ़ी है, मतलब कि लोक साहित्य इसमें ज़्यादा हुआ इस भाषा के साथ। यह भी माना जाता है कि प्रसिद्ध लोक ग्रंथ अल्लाह का नाम याद रखिएगा, ठीक है, मूलतः बुंदेली एक उपबोली बनारफी में लिखी गई है, ठीक है, बनारफी में लिखी गई है अल्लाह। चलिए नेक्स्ट बात आती है इसकी विशेषता कि कैसे पहचानेंगे कि ये इसकी क्या विशेषता है। देखिए प्यार सूचक के लिए या प्रयत्न जोड़ने पर परंपरा या फिर बेटी को बिटिया, बेटा का बिटवा ऐसे बोला जाता था, ठीक है। बेटी को बिटिया, बेटी को बिटिया और बेटा को बिटवा बोला जाता था, ठीक है। या वा का प्रत्यय जोड़ा जाता था, या का वा से, वा का या से, ठीक है। य म ज व के स्थान पे ब हो जाता था। जैसे कि बोलना है होगा जदी, ठीक है, यदि बोलना है तो ये जदी बोलते थे, य के जगह पे जब ब ऐसे बोलते थे। व बोलना था तो व के जगह पे ब, विचार बोलना था तो विचार बोलते थे, ठीक है, ये समानता थी। अब इसका देखिए जो सर्वनाम रूप में मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, संबंध कारक में रो के स्थान पे ओ आता था। जैसे कि तुम्हारो बोलना है, ठीक है, तुम्हारो बोलना है तो तुमाओ बोलते थे, हमारो बोलना है तो हमाओ बोलते थे, ऐसे बोलिए से इसकी पहचान होती थी। चलिए अब बात करते हैं कनौजी की, ठीक है। कनौजी की बात करें, कान्यकुब्ज प्राचीन काल में एक प्रदेश का नाम था, ठीक है। कनौजी भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, तो ये तो आपको पता ही है कि कनौजी सौरसेनी अपभ्रंश से ही उद्गठित हुआ है। यह ब्रज के अत्यधिक समीप है, मतलब कि जो ब्रज भाषा था उसके अत्यधिक समीप है, जिस कारण कुछ लोग इसे ब्रज की उपबोली भी मानते हैं। जैसे ब्रज भाषा था इसको उपबोली मानते हैं। कनौजी में केवल लोक साहित्य प्राप्त था, मतलब कि कनौजी भाषा से केवल लोक साहित्य ही हो पाया था। कनौजी भाषा का क्षेत्र देखें कि कहाँ कहाँ पर बोला जाता था, तो ये बोला जाता था इटावा हो गया, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई जिले के इसके क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। फर्रुखाबाद इसका मेन केंद्र था, कनौजी मेन फर्रुखाबाद में बोला जाता था, ठीक है। फर्रुखाबाद महादेवी प्रसाद जो महादेवी वर्मा थे उनका ससुराल था। चलिए विशेषताएं की बात करें, देखिए इस भाषा की क्या विशेषता है। इनकी वर्णमाला ब्रज भाषा से मिलती जुलती थी, ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि ब्रज भाषा इससे मिलती जुलती थी, ठीक है। ए जो आय है वो आओ के स्थान पर ए का प्रयोग करते थे, और ओ का मतलब कि आय के स्थान पर ए और आओ के स्थान पर ओ का प्रयोग मिलता था। बड़ो चलो, ठीक है, ऐसे बोला जाता था। बड़ा बोलना है तो बड़ो, चलना के चलो, ठीक है। देखिए कनौजी बोली की प्रधान प्रवृत्ति है शब्दों का उक्रांत होना, मतलब कि ओ लास्ट में लगाते थे। जैसे कि हमारा बोलना है तो हमाओ बोलते थे, तुम्हारा बोलना है तो तुमाओ बोलते थे, ठीक है। ओ अक्रांत मतलब कि ओ आता था। मेरा को मेओ, बड़ा का बड़ो, ठीक है, किया के करो, चला के चलो, गयो के गया के गयो, ठीक है। अभी भी बोला जाता है तुम ये चली गयो, ये चली गियो, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे भी। यहाँ पहले दिए गए शब्द हिंदी के हैं और दूसरा शब्द उनके कनौजी रूप है, मतलब कि ये हिंदी के शब्द हुए और ये कनौजी है शब्द। चलिए नेक्स्ट बात करें, जैसे कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया
पश्चिमी हिंदी की सब बोलियाँ, जैसे कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती थी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, हरियाणवी, सबको हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब बात आती है पूर्वी हिंदी की, जिसमें हमने ट्रिक से बताया था कि पूर्वी हिंदी में A B C मतलब कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों आता है। तो पहले हम लोग अवधी को देखते हैं, उसके बाद बघेली और छत्तीसगढ़ी को देखेंगे। तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ है, ठीक है। तो पहले आता है अवधी। तो चलिए अवधी को देख लेते हैं। तो अवधी में देखिए कुछ विद्वानों इसे, ठीक है, कुछ जो विद्वान थे इसे कौशली बोलते हैं, ठीक है, कौशली बोलते हैं और बैसवाड़ी बोली भी कहते हैं। मतलब कि अवधी को कुछ विद्वान अवधी को बैसवाड़ी भी बोलते हैं। इस बोली का केंद्र अयोध्या है, ठीक है। अयोध्या में ज़्यादा अवधी बोला जाता था, जैसे कि अ से अयोध्या हो जाएगा और अ से अवधी भी हो जाएगा। अ से अयोध्या, अ से अवधी, तो दोनों से रिलेट करके याद रखिएगा, ठीक है। अयोध्या में अवधी भाषा बोला जाता था, वो इस बोली का केंद्र था। अयोध्या का विकसित रूप अवध है, ठीक है। अयोध्या जो बना है उसका विकसित रूप अवध था। चलिए अवधी भाषा का क्षेत्र देखें। अवधी भाषा का क्षेत्र कहाँ से, मतलब कि कहाँ कहाँ पे अवधी भाषा बोला जाता था। तो सबसे पहले नंबर पर लखनऊ आता था, इलाहाबाद, फतेहपुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि। मतलब कि इसमें इतना जगहों पे अवधी भाषा बोला जाता था और जो अयोध्या था इसका मेन केंद्र था। चलिए इसकी विशेषताएं की बात करें कि कैसे पहचान में आएगा कि ये अवधी भाषा था। तो देखिए इसमें य था, य व को, ठीक है, पाठ मिलता था, यानी कि य व को अपाठ मिलता था। जैसे कि करिए बोलना है तो करिय बोलते थे, ठीक है। छुअत बोलना है तो छुवत बोलना था तो छुअत बोलते थे। जैसे कि छुवत है तो छुअत बोलते थे, ठीक है। ये अंतर था। अण को न बोलते थे और ड बोलते थे, ठीक है। और र को य को ज बोलते थे, व बोलते थे, व को ब बोलते थे, ठीक है। र और य को ज बोलते थे, व को ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि उनको प्राण बोलना था तो प्राण बोलते थे, ठीक है। यज्ञ बोलना था तो यज्ञ बोलते थे, ठीक है। ब्याह बोलना था तो ब्याऊ बोलते थे, ठीक है। अब देखिए ल के स्थान पर र का पाठ होता था, ठीक है। ल के स्थान पर र का पाठ होता था, इसीलिए इसे अवधी बोला जाता है। यही इसकी विशेषता है। जैसे कि फल बोलना होगा तो फर बोलते थे, ठीक है। नहीं बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, अभी हम लोग इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। फल को बोलते हैं कि फर है, फर ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए इसमें लोक साहित्य व साहित्य पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। मतलब कि लोक साहित्य और साहित्य इसमें ज़्यादा विकसित हुआ। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुम्बन, जायसी, तुलसी, उस्मान आदि है, ठीक है। और भी इनमें लोग हैं, जैसे कि तुलसीदास को भी याद रखिएगा कि ये अवधी से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। चलिए अब बघेली की बात करें। जैसे कि ए से हम लोग बात किए थे किसकी, अवधी की, तो बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़। तो बघेली को इस बार देखते हैं। थे बघेली भी अर्धमागधी का अर्धमागधी अपभ्रंश से उद्घटित था, ठीक है। बघेली अर्धमागधी से था। देखिए अवधी के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ था इसका भाषा, ठीक है। अवधी के एक क्षेत्रीय रूप से बघेली बना था। कुछ वैज्ञानिक, ठीक है, कुछ भाषा वैज्ञानिक इसको अवधी की ही एक बोली मानते हैं। मतलब कि बघेली को भी एक अवधी का ही बोली माना जाता है कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार। चलिए बघेली की भाषा का क्षेत्र देखें तो इसका केंद्र रीवा राज्य है, ठीक है। रीवा राज्य में ये इसका केंद्र था बघेली बोले जाने का, इसीलिए इसको रिवाई भी कहते हैं, ठीक है। रीवा राज्य से था, इसीलिए इसको रिवाई भी बोलते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्र था दमोह, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, ठीक है। बांदा में इसका व्यवहार बुंदेली मिश्रित रूप मिलता है, ठीक है। बांदा में इसका व्यवहार बुंदेली मिश्रित रूप में मिलता है। तो देखिए इसकी विशेषताएं की बात करें तो अवधी में जो व था इसमें ब हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि आवा बोलना है तो आवा बोलते थे, ठीक है। उ ओ ई ए स्वरों का क्रम या वा हो जाता था। जैसे कि खैत का ख्याल, तुम्हारों का, जैसे कि खैत बोलना था तो ख्याल बोलते थे, तुमरों का त्वारे बोलते थे, ठीक है। ऐसे इसमें अंतर दिखाई देता था, यही इसकी विशेषता था। नेक्स्ट बात करें छत्तीसगढ़ी की, जो कि इसमें मतलब कि पूर्वी हिंदी में लास्ट है। 3 बोलियाँ यही होती थी, तो छत्तीसगढ़ी लास्ट है। देखिए इसका अन्य नाम लरिया या खलटाही भी बोला जाता है, ठीक है। लरिया या खलटाही। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ी का अर्धमागधी से तो हुआ ये अपभ्रंश से, लेकिन दक्षिणी रूप से हुआ है, ठीक है। लोकगीत की दृष्टि से यह भाषा
संपन्न है, लोकगीत में इसका ज़्यादा प्रयोग हुआ है इस भाषा का। इसमें साहित्य का अभाव मतलब कि कमी है। चलिए छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र देखें तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सरगुजा हो गया, कौरिया हो गया, ठीक है, बिलासपुर हो गया, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, ठीक है, दुर्ग जो कि छत्तीसगढ़ में है, नंदगांव, कांकेर आदि ये क्षेत्र था जो कि छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र था। ठीक है, इसकी विशेषताएं की बात करें कि इस भाषा को कैसे हम लोग जान पाते थे, इस बोली को देखिए, संज्ञा या सर्वनाम में आए वो औ ध्वनिया का क्रम से ऐ या फिर औ था। ठीक, जैसे कि बैल बोलना था तो बैल बोलते थे, कितना बड़ा बैल हो यार, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो बैल को बैल। जून का उजन, ठीक है, जून का जौन, ठीक है, जून का जौन, ऐसे मिलेगा आपको देखने के लिए। इसमें शब्दों के मध्य में अण ध्वनिया का लोप हो जाता था, जैसे कि लड़का बोलना है लइका बोलेंगे, एकदम लइके हवा का, लइका हवा तू, ऐसे बोलते हैं लइका, लड़का का लइका। ठीक है, तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अल्प प्राण ध्वनियों का, अल्प प्राण महाप्राण मैं इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे वर्णों का, तो वर्ण पढ़ेंगे तो उसमें अल्प प्राण महाप्राण ध्वनियाँ मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्वनियों में परिवर्तन की प्रवृत्ति, जैसे कि कचहरी को कचेरी बोलते थे। ठीक है, स के स्थान पर छ का पाठ किया जाता था, जैसे कि सीता को छीता बोला जाता था, ये तेतरा मत समझिएगा, ठीक है ना, सीता को छीता, ऐसे ही वहाँ की बोली ही थी। सात को छात बोलते थे, ठीक है, मतलब कि तेतरा टाइप से, लेकिन ये उनकी बोलियाँ थी, तेतरा नहीं था। चलिए राजस्थानी हिंदी की बात करें। ठीक है, अब जो आता है नेक्स्ट राजस्थानी हिंदी आता है, जो कि एक उपभाषा है। इसमें आता है मरवाड़ी। ठीक है, मरवाड़ी यह प्राचीन मरवाड़ प्रांत की बोली है, इसीलिए इसको मरवाड़ी बोलते हैं। मरवाड़ प्रांत की बोली है तो मरवाड़ी हो गया। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी का रूप भी है, मतलब कि पश्चिमी जो राजस्थानी है उसका एक ये रूप है मरवाड़ी। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश हुआ। मैंने पहले बताया कि राजस्थानी हिंदी का सौरसेनी से ही अपभ्रंश से इसका उद्गम, इसका ये उत्पन्न हुआ है। मरवाड़ी में साहित्य और लोक दोनों अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो मतलब कि दोनों को साहित्य एवं लोक साहित्य दोनों में इसका प्रयोग हुआ है, इस भाषा का, इस बोली का। मीरा के पद इसी भाषा में, ठीक है, जितना भी मीरा का पद है वो इसी भाषा में है। चलिए बात करें मरवाड़ी का क्षेत्र, तो मरवाड़ी का क्षेत्र आपको पता ही होगा, जोधपुर, ठीक है, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही, मतलब कि राजस्थान का सब जगह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेवाती। ठीक है, मेवाती है ये, मेवाती की बात करें, ठीक है, मेवाती बोली क्या, तो यह राजस्थान, यह उत्तरी राजस्थान की भाषा है। ठीक है, उत्तरी राजस्थान की भाषा है। इसका विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था, जैसे कि राजस्थानी का सबसे हुआ था, तो ऐसे ही सबका इसी से हुआ होगा। इसकी एक मिश्रित बोली है अहिरवाटी। ठीक है, अहिरवाटी भी इसका एक मिश्रित बोली है। चलिए मेवाती का देख लेते हैं क्षेत्र, तो मेवाती का जो क्षेत्र है वो है अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, दिल्ली, करनाल का पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, करनाल का पश्चिमी क्षेत्र है मेवाती का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो आता है जयपुरी। ठीक है, जयपुरी को देख लेते हैं, तो देखिए जयपुरी में स्थानीय लोग इसे ढूंढाड़ी भी बोलते हैं या फिर जयपुरिया भी बोलते हैं। ठीक है, यह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, सबको पता है। इसमें केवल लोक साहित्य उपलब्ध है, मतलब कि लोक साहित्य, इसमें बस साहित्य नहीं, लोक साहित्य बस इसमें उपलब्ध है। यह पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है, इसे जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है। चलिए जयपुरी का क्षेत्र देखें तो जयपुर इसका प्रमुख केंद्र था, मतलब कि जयपुर में जिसका मेन केंद्र था। ठीक है, अजमेर और किशनगढ़ में भी ये बोली जाती थी। ठीक है, अजमेर और किशनगढ़ में भी जयपुरी बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट बात आता है मालवी। ठीक है, मालवी की बात करें तो ये दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी इसे कहते हैं। यह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, मतलब कि ये भी सौरसेनी से ही है। इसको मालवी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इसका मुख्य केंद्र मालवा है। ठीक है, इसका प्रतिनिधि बोली मालवी है। चलिए मालवी का क्षेत्र की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद आदि। अभी आपको ये क्लास समझ में नहीं आ रही है, जब इसका प्रैक्टिस सेट चलेगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा पानी जैसा। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए, ये एग्जाम में आता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलिए नेक्स्ट आता है पहाड़ी, तो जो पहाड़ी है उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहाड़ी नेक्स्ट है, तो पहाड़ी समझेंगे जिसमें पश्चिमी पहाड़ी समझते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 30 बोलियाँ है। ठीक है, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी इन बोलियों का विकास
खस अपभ्रंश से मानते हैं, ठीक है। उन्हें सौरसेनी से प्रभावित मानते हैं, मतलब कि सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित होकर इसको खस अपभ्रंश से भी मानते हैं, इनका विकास समझते हैं। इनमें केवल लोक साहित्य ही उपलब्ध है, ठीक है। चलिए पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र देखें तो जौनसर है, सिरमौर है, ठीक है, शिमला है, मंडी है, चंबा है और इसके आसपास के सभी क्षेत्र हैं, ठीक है। मध्यवर्ती प्रदेश की बात करें तो इसका क्षेत्र जो है गढ़वाल कुमाऊं के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। गढ़वाली और कुमाऊनी मध्य पर्वत के दो मुख्य भेद है, जैसे कि कुमाऊनी हो गया उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बोली जाती है, ठीक है। कुमाऊनी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बोली जाती है और इस पर राजस्थानी का एक विशेष प्रभाव है, मतलब कि राजस्थानी जो भाषा है उस पर भी इसका विशेष प्रभाव है। गढ़वाली मतलब गढ़वाल मंडल में बोला जाता था, इसका प्रमुख केंद्र श्रीनगर है, ठीक है। चलिए नोट में देख लेते हैं किस बात पे ध्यान देना है। नोट में तो देखिए कुछ विद्वान ने नेपाली को पूर्वी पहाड़ी माना है। पूर्वी पहाड़ी को गोरखाली भी बोलते हैं, ठीक है। पूर्वी पहाड़ी को गोरखाली और खसकुरा भी बोलते हैं, ठीक है, खसकुरा भी बोलते हैं। इस क्षेत्र में चीनी तिब्बती भाषा परिवार की नेवारी बोली भी व्यापक प्रयोग होता है, ठीक है। मतलब कि तिब्बती भाषा जो चीनी तिब्बती भाषा की परिवार की भाषा है, जो नेवाली बोली का भी व्यापक प्रयोग होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बात करें बिहारी का, बिहारी भाषा की, ठीक है। इसमें भोजपुरी आता है पहला बोली। इसको पूर्वी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूर्व में बोला जाता था इसीलिए इसको पूर्वी बोलते हैं, तो पूर्वी भी कहते हैं, ठीक है। बिहार के शाहाबाद जिले में, ठीक है, शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम पर इसका भोजपुरी पड़ा, ठीक है। भोजपुरी नाम कैसे पड़ा? भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। इस बोली का विकास मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है, ठीक है, मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो हिंदी जो है हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक है, ठीक है। मतलब कि जो हिंदी प्रदेश में वो सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोलते हैं। इसमें लोक साहित्य काफ़ी मात्रा में है, ठीक है। भोजपुरी का क्षेत्र देखें, ठीक है, बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण इत्यादि। मतलब कि बिहार से जो चपके हुए हैं उत्तर प्रदेश के जितना भी पूर्वी जिला है वो सब भोजपुरी का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट बात करें मगही, जो कि एक अगली बोली है। मगही की बात करें तो देखिए संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगह, ठीक है, मगह से संबंधित है। मगही मगह से संबंधित है। यह अपभ्रंश से निकला है, यह अपभ्रंश से विकसित है, ठीक है। इसका प्रमुख केंद्र पटना है, ठीक है। मगही का प्रमुख केंद्र पटना। इसको लिखने के लिए कैथी व नागरी लिपि का प्रयोग होता है। मतलब कि कैथी और नागरी लिपि का प्रयोग होता है इसको क्या करने के लिए? लिखने के लिए, ठीक है। मगही का क्षेत्र देखें तो पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर है, ठीक है, ये मुंगर हो गया है, मुंगेर है, भागलपुर, ठीक है, ये मगही का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट बात करें मैथिली का, ठीक है। यह प्राचीन मिथिला प्रदेश की बोली है, ठीक है, ये मैथिली मिथिला प्रदेश की बोली है। इसका विकास मागही अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है, ठीक है। मतलब कि अपभ्रंश जो मागधी अपभ्रंश है उसके मध्यवर्ती रूप से हुआ है मैथिली का। इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है, मतलब कि शुरू से इसमें चलती आ रही है। इसमें विद्यापति, गोविंद दास, नागार्जुन आदि प्रमुख कवि है। मतलब कि इस भाषा के इस बोली में जो है वो गोविंद दास, नागार्जुन आदि प्रमुख कवि हैं। इसका अन्य नाम तिरहुतिया, ठीक है, तिरहुतिया भी कहता है। मतलब कि मैथिली को तिरहुतिया भी कहा जाता है। यह 3 लिपियों जैसे कि मैथिली लिपि हो गया, कैथी लिपि हो गया, नागरी लिपि में लिखी जाती है। मतलब कि 3 लिपि में लिखा जाता है। मैथिली है तो मैथिली लिपि में, ठीक है, कैथी लिपि में बोल जाती है, नागरी लिपि में भी लिखी जाती है। नेक्स्ट बात आता है कि मैथिली का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। मैथिली का क्षेत्र देखें तो दरभंगा जो कि बिहार में है, मुजफ्फरपुर बिहार में, पूर्णिया, मुंगेर सब बिहार में है, ठीक है। हिंदी की ये बोलियाँ अत्यंत समृद्ध है। खड़ी बोली हिंदी से ही वर्तमान साहित्यिक हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी ही हमारी राजभाषा है। जैसे कि मैंने बताया कि खड़ी बोली ही हिंदी की राजभाषा है, जो कि भारत का राजभाषा है, तथा वह बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा बन गई है, ठीक है। ये पॉइंट नोट रखिएगा, इसे
यहाँ तक ये मैथिली का क्षेत्र यहाँ तक खत्म हो गया था। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था कि हिंदी की बोली अत्यंत समृद्ध है। हिंदी की बोली में वर्तमान साहित्यिक हिंदी का विकास हुआ है और खड़ी बोली ये हिंदी की राजभाषा है। जो हमारा राजभाषा है वो खड़ी बोली ही है तथा वो बहुसंख्यक लोगों मतलब कि बहुत लोगों के बोले जाने के कारण इसे राष्ट्रभाषा बनाई गई है। ठीक है, चलिए ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड टेस्ट के साथ। ठीक है, टेस्ट देखेंगे अगली वीडियो में जो कि टेस्ट होगा इसी पर बेस्ड। तो टेस्ट में जरूर सम्मिलित होइएगा, टेस्ट वाले वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपने अभी तक जितना पढ़ा उसका बूस्ट हो पाए, मतलब कि वो फिर से आपको रिवाइज हो पाए और क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इन टॉपिक से उठता है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।